प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। और आज आप लोगों को हम चेतना की इस दुनिया में और कुछ नई बातें, जानकारियां और प्रैक्टिसेस कराएंगे। सभी लोग तैयार हो जाइए। किसी भी सरल आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। हाथ में मुद्रा चिन्ह या ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर की परिकल्पना कीजिए। अवलोकन कीजिए। जैसे मानो आप दर्पण में अपने शरीर को देख रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं। एक दृष्टा की भांति अपने आप को चारों तरफ से देखिए। जैसे जैसे आप अपने शरीर के प्रति दृष्टा होंगे, आपका शरीर बिल्कुल स्थिर होता जाएगा। सजग बनिए। शरीर के पश्चात अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। आते जाते श्वास को देखिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस आपको सजग होना है अपने ही स्वाभाविक श्वास के प्रति। श्वास लेने छोड़ने के दौरान एक अंतराल है जो श्वास लेने के बाद और श्वास छोड़ने से पहले। उस अंतराल के प्रति सजग बनिए। हर बार जब आप श्वास छोड़ते हैं और श्वास लेते हैं, उसके बाद जब श्वास लेते हैं और छोड़ने को तैयार होते हैं, ये दोनों ही तरफ अंतराल है। फाइंड द गैप बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। फोकस ऑन द ब्रेथ इंटरवल। अब आप विचारों पे आ जाइए। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उनके प्रति सजग बनिए।
विचार चाहे जैसे भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, बस दृष्टा बन के देखिए। उसे आते जाते वैसे ही देखिए जैसे आपने श्वास को आते जाते देखा है। जिस प्रकार आप ब्रेथ अवेयरनेस करते हैं, उसी प्रकार से आप विचारों के प्रति अवेयर होइए। जिस प्रकार से ब्रेथ वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी दोनों है, उसी प्रकार से आपके विचार भी वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी दोनों है। जिस प्रकार से दो श्वास के बीच में अंतराल है, एक गैप है, उसी प्रकार से दो विचारों के मध्य भी एक अंतराल है, एक गैप है। उस रिटेंशन को, उस वैचारिक कुंभक को महसूस करें। इसको महसूस करने के लिए आप विचारों को गिनती गिनिए। काउंट योर थॉट्स विदाउट एनी सप्रेशन। जस्ट काउंट योर थॉट्स। लेट द थॉट्स बी नेचुरल। डू नॉट चेंज, modify, or make any condition to your mind. Just observe, watch your thoughts with your counting. आप एक दृष्टा हैं, बस साक्षी बने आते जाते विचारों के प्रति। बस आपने उसे गिनते जाना है। यदि आपको ऐसा लगे कि विचार नहीं हो रहे हैं, आप विचार शून्य में हैं, तो इस विचारहीनता को, इस विचार शून्यता को भी अनुभव करें। विचार को आने से रोके नहीं, बल्कि साक्षी बने। इस विचार शून्यता के प्रति सजग बने। चलिए आज एक और प्रयोग करेंगे हम लोग मन के साथ। आज आप कुछ विचार को क्रिएट करेंगे मन ही मन, और उसको 30 से 35 सेकंड के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे।
आप मन ही मन कोई विचार को क्रिएट कीजिए, कोई भी बात सोचिए। ये बात आपकी ऑफिस की हो सकती है, आपके परिवार से संबंधित हो सकती है, मित्र या शत्रुओं की हो सकती है। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट मन में लाएं, उससे 25-30 सेकंड चलने दें और उसके बाद उसे पर्पजली उसको डिस्ट्रॉय कर दें। Remember, you are the creator and destroyer of the thoughts. You are not the thoughts. आप विचार नहीं है, विचारों के सर्जक और विनाशक हैं। आपकी इच्छा से विचार उठता है और आपकी इच्छा से विचार खत्म होता है, इसको जानिए। क्रिएट द थॉट, विचार को उत्पन्न कीजिए, सृजन कीजिए और विचारों का विनाश कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए। रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द थॉट्स। आप अपनी मर्जी से सृष्टि करते हैं और प्रलय करते हैं विचारों का। थॉट्स को आप क्रिएट कीजिए, फिर कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कीजिए। 15-20 सेकंड में से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। क्रिएट कीजिए, फिर डिस्ट्रॉय कीजिए, फिर क्रिएट कीजिए, फिर डिस्ट्रॉय कीजिए। अलग अलग थॉट्स। पर्पजली अलग अलग थॉट्स को क्रिएट कीजिए और डिस्ट्रॉय कीजिए। एक मिनट और कीजिए इस अभ्यास को। कंटिन्यू फॉर 1 more minute। अब मनोनिग्रह के इस अभ्यास को छोड़कर धीरे से अपने दोनों भाव के बीच में, भ्रूमध्य के बीच में आ जाइए।
Now bring your awareness to your eyebrow center and visualize there a divine golden candle flame. अब यहां पर आप एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। इस दिव्य ज्योति की परिकल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। कल हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारा कॉन्सियसनेस, जिसे हम चित्त कहते हैं, वो कितने प्रकार से जाना जा सकता है। हमने कल चर्चा की आपको मूढ़ चित्त के विषय में, क्षिप्त चित्त के विषय में, विक्षिप्त चित्त के विषय में। मैंने आपको पूरे विस्तार से आपको बताया जब मूढ़ चित्त होता है तो चेतना के क्या लक्षण होते हैं, जब क्षिप्त चित्त होता है तब आपकी चेतना के क्या लक्षण होते हैं, और विक्षिप्त अवस्था में चेतना किस प्रकार से कार्य करती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा चेतना का जो बेहतर स्वरूप है, जो प्योर स्वरूप है, उसके विषय में आज चर्चा करूंगा। पर उससे बताने से पहले कुछ और भी बातें हमें समझना होगा। पहली बात है एकाग्रता। एकाग्रता वो भाव है, चित्त की वो अवस्था है जिसमें हम धीरे धीरे सत्व गुण की ओर, यानी रजस और तमस दमित होता है और हमारे भीतर सत्व गुण का प्रधानता होता है। जब हम कंसंट्रेट होकर कोई काम करते हैं, जब मैं यहां एकाग्रता की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लाइफ में जब भी आप एकाग्र होते हैं, एक स्पोर्ट्समैन जब वो बहुत फुल्ली कंप्लीटली स्पोर्ट्स खेल रहा होता है, जब एक संगीतकार या गायक अपने सुर और तान में, आलाप में पूरी तरह से समग्र होता है, जब एक विद्यार्थी पढ़ता है कोई अपने रुचिकर विषय में या गणित में पूरी तरह से खो जाता है, विषय के साथ एक हो जाता है, तल्लीन हो जाता है,
तो वहां भी चित्त की एकाग्र अवस्था होती है। हम अपने जीवन में हर रोज कई बार एकाग्र होते हैं। एकाग्रता कोई नई बात नहीं है। आप जीवन में कई कई बार एकाग्र होते हैं। जब बहुत स्ट्रेस होते हैं तब भी आप एकाग्रता को छूते हैं। जब बहुत भावुक होते हैं तब भी आप एकाग्रता को छूते हैं। जब किसी मनोरंजन में आप अपने विषय के साथ एक हो जाते हैं तब भी आप एकाग्र होते हैं। एकाग्रता कोई नई बात नहीं है। जैसे जैसे आपके रजस और तमस कम होते जाते हैं आप सात्विक होते जाते हैं और एकाग्रता की स्थिति आप में आती है। हाँ, स्थिर नहीं रहती है। ये अवश्य है कि वो बिखरा हुआ होता है, लेकिन आपकी वृत्तियां एक मुखी होने लगती है। एक ही आलम पर, एक ही टॉपिक पर कॉन्टेम्पलेशन होने लगता है। आप माइंडफुल होने लगते हैं। आपकी सजगता बढ़ने लगती है। आप सेंसिटिव होते हैं अपने चारों ओर। कहीं ना कहीं इसको अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये एक फ्लो स्टेट है जिसमें कि आपका डीएमएन, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये कमता है, स्लो होता है। बल्कि जो टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, टीपीएन कहते हैं इसको हम लोग न्यूरोसाइंस में, ये सक्रिय होने लगता है। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप माइंडफुल होते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेट होते हैं, आपकी फोकस बढ़ती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सैरा लेजर, जिसको ध्यान से इंसुलर कॉर्टेक्स देखा गया कि जो हमारा इंसुलर कॉर्टेक्स है उसकी साइज थिक होने लगती है। हाई सस्टेनेबल अटेंशन बढ़ता है। आपके ब्रेन के वेव्स में अल्फा वेव्स सक्रिय होने लगते हैं। आपकी जो मोटिवेशनल भाव है वो इंट्रिंसिक होने लगता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं उसको। आपको किसी एक्सटर्नल अवार्ड की जरूरत नहीं है। जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है तो आपको किसी एक्सटर्नल अवार्ड की जरूरत नहीं होती है। आप स्वतः ही फोकस होने लगते हैं। योग सूत्र के तीसरे अध्याय में बहुत विस्तार से धारणा और ध्यान के विषय में बताई गई है, सूत्र बताए गए हैं। एकाग्रता मूल रूप से चार प्रकार का होता है: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इस पर हम डिटेल में आएंगे, डिस्कस करेंगे। ये गंभीर विषय है। जब आप वितर्क की रूपी एकाग्रता में उतरते हैं और अपने विषय के साथ, अपने लक्ष्य के साथ, अपने कंटेम्पलेटिंग टॉपिक के साथ जब एक हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो जो तल्लीनता आप में डेवलप होती है, जो धारणा आप में कंटिन्यूअस डेवलप हो जाती है, वो आपको सवितर्क और निर्वितर्क समाधि की ओर ले जाती है। मेरी भाषा आपको जटिल लग सकती है, लेकिन इस विषय के लिए मुझे इन्हीं शब्दों को बोलना पड़ता है। इसका कोई पैरेलल इंग्लिश शब्द नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में भी लेक्चर करता तो मुझे इन्हीं शब्दों को बोलना पड़ता। इसीलिए मैं समझ सकता हूं कि कई लोगों को ये शब्द भारी लगते हैं।
कहते हैं गुरुजी आप बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन गंभीर विषयों को हल्के शब्दों में बोला नहीं जा सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों के समकक्ष आकर के बोलूं, आप लोग के हिसाब से बोलूं, लेकिन मैं सवितर्क और निर्वितर्क का कोई सरलतम शब्द नहीं ढूंढ सकता जो कि वही अर्थ रखता हो जो मैं बोलना चाहता हूं। हाँ प्रवीण जी बोले आप। प्रणाम गुरुजी। हम्म। आज आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। हाँ अभी स्क्रीन की आवश्यकता नहीं है, मैं बस स्क्रीन में करूंगा जब मैं आगे बताऊंगा तो। जी। भी बस एकाग्रता को आप थोड़ा सा समझें, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। जी। जी। तो एकाग्रता को बहुत धैर्य से, बहुत संयम से और फोकस होके समझना पड़ेगा। एकाग्रता को का डेफिनेशन और एकाग्रता के बारे में समझने के लिए भी फोकस चाहिए, एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता को भी बिना एकाग्रता से आप नहीं समझ सकते। क्या बाधा है, क्या प्रॉब्लम है, एकाग्रता का प्रॉब्लम क्या कहाँ है? मैं तो आप देखो, मैं हर रोज आपको जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो आप हर रोज जिन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। प्रॉब्लम कहां पे है, एकाग्रता का इश्यूज क्या है, आज उस पर डिस्कस करते हैं। पहले एकाग्रता पीछे समझेंगे, उसके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए। लेकिन एकाग्रता की बाधाएं क्या है, हम एकाग्र हो क्यों नहीं पाते, फोकस में इश्यूज क्या है? मैंने आप लोग को मेडिटेशन कराया कि आप विचारों के प्रति सजग होइए, विचारों को आप देखिए, उसकी गणना कीजिए, उसको काउंटिंग कीजिए, उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें भी पीछे आप कहते हो कि गुरुजी नहीं हो पा रहा है। दुनिया में इससे सरलतम साधना कोई नहीं है कि आप कुछ ना करो, यू डोंट डू एनीथिंग। कुछ करना मुश्किल हो सकता है, उसके लिए आपके लिए प्रयत्न चाहिए, प्रयास चाहिए। पर कुछ ना करना, जब हम कहते हैं कुछ भी मत करो, विचार भी मत करो, बस दृष्टा हो जाओ, बस साक्षी हो जाओ। मजेदार बात है कि वो भी मुश्किल है, वो ज्यादा मुश्किल लगता है। उसकी तुलना में कुछ करना आसान है। एक दिन मैं अपने किसी स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था बालकनी में, और घंटों हमारी बातें हो रही थी बहुत सारे विषय पे। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि गुरुजी आप एग्जैक्टली ऐसे ही बाहर बैठे घंटों बैठे रहते हो, क्षितिज की ओर देखते रहते हो। क्षितिज मतलब होता है जहां आकाश और पृथ्वी मिलता सा दिखता है ना। ये हिंदी शब्द आप लोग थोड़े थोड़े सीख लो। उसको क्षितिज बोलते हैं। जहां में दूर ऐसा लगता नहीं आकाश और धरती मिल रहे हैं, तो उसको क्षितिज बोलते हैं। तो मैं निहारता रहता हूं अक्सर। तो उन्होंने कहा कि हम घंटों देखते हैं, आप ऐसे ही बैठ के क्षितिज निहारते रहते हो, कभी आंखें खुली होती है कभी बंद होती है, आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता। मैं कुछ भी नहीं करता। उन्होंने कोशिश की मेरे साथ बैठने की, बालकनी में मेरे साथ बैठे काफी देर, थोड़ा इधर उधर देखते, कभी मोबाइल देखते, कभी कॉल करते। उनको मेरे साथ बैठना भारी लगने लगा। उन्होंने कहा भाई आप खतरनाक आदमी हो। हम बोले आप मेरे साथ सिर्फ बैठिए, हो सके तो मोबाइल भी छोड़ दीजिए। यकीन करो, 2 से 3 घंटे बैठना उनके लिए भारी होने लगा। छटपट होने लगे, लगा कि कुछ हो गया उनको।
बालकनी में 2-3 घंटे बैठना, आपके पास मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है करने के लिए, ये कितना कठिन हो सकता है, कभी आप करके देखना। कुछ मत करना, बस बैठ जाना। तो कुछ नहीं करना बहुत कठिन है। बिल्कुल ठीक, जो है बातें आपने मैसेज किए हैं। टू बी द विटनेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो मैंने क्या करा कि ठीक है भाई, ऐसे बैठने से तो हो नहीं सकता है, तो कुछ कर लो। तो मैंने आपको सिखाया सृष्टि और विलय, आप विचार को क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय करो। ये कुछ ऐसा ही काम है जो आज मैंने आपको मेडिटेशन कराया, जो मेरे। हाँ प्रशांत जी कुछ पूछना चाहते हैं? आप कंप्लीट कर रहे थे गुरुजी। मैं तो सिर्फ शेयर कर रहा था ये कि क्यों डिफिकल्ट होता है मेरे लिए पर्सनली। अच्छा। क्योंकि जब विचार को देखते हैं गुरुजी तो ऐसा मतलब आदत हो चुकी है ना बहने की उसमें। फिर हाँ अब आप रिमाइंड करते हैं कि इसको ऑब्जर्व करना है तो 2 सेकंड बाद ख्याल आता है कि अच्छा मैं उस विचार में था। तो बिल्कुल ठीक। हम आगे निकल जाते, फिर पीछे का ख्याल अच्छा मैं ये सोच रहा था अभी, यू नो, प्रेजेंट टेंस में विचार। और फिर जब हम सतर्क होकर देखते हैं तो पहरेदार की तरह देखते हैं तो विचार आता ही नहीं है। हम्म, तो बिल्कुल ये ठीक है शांत। एक्चुअली क्या है ना, ये आपने, ये सबकी प्रॉब्लम। देखो हमेशा याद रखो, भागते भूत की लंगोटी पकड़ी जाती है। कहावत है। भागते भूत की लंगोटी का मतलब होता है कि आप अभी, आपकी अवेयरनेस जिस स्पीड में विचार चल रहे हैं उसके बराबरी में नहीं है। अभी तो आप पूंछ ही पकड़ोगे, अभी तो विचार निकल जाएगा तब पता लगेगा कि अरे निकल गया विचार, अभी मैं ये सोच रहा था, 1 सेकंड पहले तक मैं ये सोच रहा था। ये आपको पता लगेगा। ये भी उपलब्धि है प्रशांत जी, इसको भी अभी आप ये भी करते चलो। यही करते 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 जिस दिन आपने लंगोट पकड़ लिया ना भागते भूत की, उस दिन भूत को भी पकड़ लेंगे। ये एक एक बार कुछ तो पूंछ तो पकड़ में आए, कुछ तो पकड़ में आए। ठीक है, 1 सेकंड पहले का ही सही। यही आप रोज रोज करोगे तो एक दिन आपको विचार के बीच में पता लग जाएगा कि मैं सोच रहा हूं। और ये ख्याल रखना कि उस वक्त विचार विचार को डिस्ट्रॉय मत कर देना। जब आपको पता लगने लगे कि मैं सोच रहा हूं, तो उस समय आप विचार को नष्ट, तब तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। तब तो विचार शून्यता में आ जाएंगे, तब तो फिर मजा सारा खत्म हो जाएगा। मजा तो तब है जब विचार चल रहा हो और आप देख रहे हैं। यू यू आप एक दर्शक बन जाए, आप विटनेस बन जाए। विचार शून्यता कोई भारी काम नहीं है, लेकिन वो विचार शून्यता रियल निर्विचार नहीं है। वो कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। वो कुछ सेकंड के लिए विचार शून्यता आती है, और जैसे ही अवेयरनेस जाती है विचार चलने लगते हैं, या विचार आते हैं तो अवेयरनेस जाती है। अभी तो आप भागते भूत की लंगोटी पकड़िए, आप पूंछ पकड़िए। ठीक है। ठीक है। सर और दूसरा माइंड ट्रिक, हम्म। सॉरी, हाँ बोले बोले। दूसरा माइंड ट्रिक है कि ये क्रिएट करते हैं ऐसे चीज, मतलब इट्स वेरी रियल, यू नीड टू एक्ट ऑन इट, अदरवाइज समथिंग एल्स विल हैपन, so Yeah, that's the that's why. hardest part. Yeah, that's why I given create and destroy your thought. Today I given a technique. You create and destroy the thoughts, because I see this is difficult to be an observer. But when you really create and destroy the thoughts, just create something. Just think about your office. Just think about whatever you want to think, just for a few seconds, maybe 10 seconds, 20 seconds, or 30 seconds, and just destroy it purposely with your full force. You destroy it. So when you do that, actually, when you create and when you destroy, then at least you can observe yourself as you are create and destroy the thoughts. You are not the thoughts. आप विचार नहीं है, यू आर नॉट द थॉट्स। एटलीस्ट आपको ये आभास तो हो रहा है, कम से कम ये पता तो लग रहा है कि आप विचार नहीं हो। वरना विचार ने तो आपको रगड़ रखा है, आपकी ऐसी की तैसी कर रखी है, जैसा नचाता आप नाचते हो। एटलीस्ट एट दैट मोमेंट आपको लगता तो है कि नहीं, मैं विचार नहीं हूं भाई, मैं विचार का क्रिएटर सर्जक हूं। मैं विचार को क्रिएट करता हूं, मैं मारता हूं विचारों को।
आप कम से कम उसे टुच्चा तो बनाइए, तुच्छ तो बनाइए कि मैं क्रिएटर हूं, मैं डिस्ट्रॉयर हूं, मैं विचार को निर्मित करता हूं, मैं मारता हूं। आप 10 मिनट ये भी कर लो। हम कहते हैं चलो आप विचार के प्रति दृष्टा नहीं होते हो, तो इसलिए मैंने सेकंड टेक्निक बता दिया। लो, टेक द सेकंड टेक्निक, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय द थॉट्स। सिट फॉर 10 मिनट्स एंड जस्ट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय द थॉट्स। क्रिएट करो अपने मन से, कुछ भी सोचो जो मन में आ रहा है, कि आप बॉलीवुड के सितार बन गए, आप एस्ट्रोनॉट बन गए, आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, आप अच्छा खा, कुछ भी, कुछ भी वाहियात से वाहियात थॉट लाओ और उसको 10 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दो, और दूसरा विचार एकदम डिफरेंट लाओ। सिमिलर मत लाना, वरना मन रस लेने लगेगा। याद रखना, मन इतना चालाक है, मन इतना चालाक है कि वो सिमिलर सिमिलर मनोरंजक थॉट्स को लाएगा, तो आप समझो कि आप फंस गए। समझे? तो डिफरेंट थॉट। सर, चैलेंजिंग पार्ट है कि रियल वर्सेस अनरियल, मतलब दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई. नो, जस्ट यू स्टार्ट क्रिएटिंग, डिस्ट्रॉइंग. It doesn't matter it is positive, negative, constructive, destructive, you create and destroy. And after doing this for 10 to 20 minutes, you really feel there is something which is silent. I'm not saying this is the state of nirvichar, because to coming to the state of nirvichar, it takes time. And don't believe on any divine things, any divinity. Don't believe on any type of play of your mind. Mind can play. Mind can fool you in any sense. Maybe you will think, oh, something divine is coming, something pleasant and something, oh, भगवान शिव जो है आ रहे, साक्षात्कार हो रहे, कुछ ऐसा भव्य दिव्य, और just do not go through in the trap of your mind. These are all the traps. Just be there. At that moment when really you feel there is a silence. अब तक विचारों को उगाते रहो, तोड़ते रहो, उसको तोड़ते मरोड़ते रहो। ये जब ये पुलिस लोग जब ये चोरों की पिटाई करते हैं ना, जब उनको कुछ उगलवाना होता है, जब टॉर्चर करते, 3rd डिग्री टॉर्चर भी कर लेते हैं, वो पीटते रहते, पीटते रहते, फिर वो एक दिन जो है वो उगल देता है वो। आप ऐसे ही 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है? क्रिएट कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, क्रिएट कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, क्रिएट कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए। अरे कब तक मन, कब तक चलेगा? इतना डिस्ट्रॉय कर दीजिए कि मन हार जाए। बोले हार गए भाई, तुमने इतना पीट दिया, इतना मारा, इतना पीटा है, हार गए भाई, है प्रभु रक्षा करो, दया करो, ऐसा बोलेगा। तो क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय करो, क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय करो। मन को मनोरंजन करने का मौका ही मत दो। मन का प्रॉब्लम है उसका मनोरंजन होना, उनका एंटरटेन करना, वो एंटरटेनमेंट का मौका ही मत दो। पर ऐसा मत सोचो कि तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम दृष्टा बन गए, जिस दिन तुम साक्षी बन गए, तो उस दिन अद्भुत आनंद, गहरा आनंद आपको प्राप्त होगा। लेकिन और क्या बाधाएं हैं? अगर आप ठीक ठीक मन को, मन में जो आपकी चेतना में उठने वाली, चित्त में उठने वाली वृत्तियां हैं, चेतना की जो में आपकी जो समुद्र की लहरें हैं, इन पैटर्न्स, इन वृत्तियों, ये वृत्तियां क्या है? पैटर्न्स हैं। हम चेतना के प्योरेस्ट स्टेट में होते हैं, नहीं तो जो जब हम सात्विक, राजसिक और तामसिक स्टेट में होते हैं, चेतना के सात्विक, राजसिक और तामसिक स्टेट में होते हैं, तो ये एक खास पैटर्न डेवलप करता है। जैसे जैसे चित्त मॉडिफाई होता है, अपना पैटर्न डेवलप करता है। इस पैटर्न को हम वृत्ति कहते हैं। और योग सूत्र को डिफाइन किया गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग को पतंजलि डिफाइन करते हैं, योग क्या है? इन्हीं पैटर्न को, यही जो मेंटल पैटर्न है, ये जो लहरें हैं, जब लहरें शांत हो जाए, वृत्ति का मतलब विचार नहीं होता है न, ठीक ठीक इसका मतलब भावना होता है। वृत्ति एक पैटर्न है, द पैटर्न वेयर योर कॉन्शियसनेस फ्लो।
समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची भी हो सकती है और हल्की मध्यम भी हो सकती है और बिल्कुल शांत भी हो सकती है। इसको योग सूत्र में कहा गया कि ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट होता है। या तो लहरें होती है, ऐसी जटिल लहरें। क्लिष्ट का मतलब होता है जटिल। अब ये सब हिंदी आप लोग सीख लो मेरे भाई, क्योंकि अब मैं ये सब शब्द मुझे यूज करना मेरे उसमें नॉर्मल है, क्योंकि ये बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है। ऐसा अप्रोप्रिएट वर्ड मुझे मिलता नहीं है। अब क्लिष्ट क्लिष्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हम कितना भी इसका सिनोनिम खोजेंगे क्लिष्ट का, हमको अच्छा सिनोनिम नहीं मिल सकता है। लेकिन मिलता जुलता शब्द अगर मैं ढूंढूं तो ये जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्लिष्ट का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल। तो आपकी वृत्तियां ही दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो जटिल हो या तो सरल हो, क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो। क्लिष्ट हो सकती है और अक्लिष्ट हो सकती है, उसका दो रूप हो सकता है। लेकिन ये वृत्तियां होती पांच प्रकार की है। ये होती पांच प्रकार की है, भले ये क्लिष्ट हो अक्लिष्ट हो। एक मिनट, मैं एक आपको शेयर कर रहा हूं। आज सोचा था मैंने कि बिना शेयर किए ही बताऊं, लेकिन मुझे लगता है मुझे शेयर करना पड़ेगा। आपको शेयर करके क्लासेस अच्छे लगते हैं या बिना पीपीटी के क्लासेस अच्छे लगते हैं? दोनों ही गुरुजी, दोनों। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिए भाई साहब। नहीं नहीं गुरुजी, कंटेंट एक्चुअली शेयर करने से। कंटेंट। नहीं, ठीक बात है। अगर मैं पीपीटी शेयर करता हूं तो एटलीस्ट आप जो मैं बता रहा हूं वो विषय आपकी आंख के सामने होता है। तो शायद जो मैं बोल रहा हूं वो आप सामने देख भी पाते हैं, कुछ शब्दों को आप ठीक ठीक पढ़ पाते हैं। पर मुझे ज्यादा मजा तो तब आता है जब आप मेरे आमने सामने होते हैं और अक्षरों की बजाय आप मेरी आंखों को देख रहे होते हैं। असल में मजा तो मुझे तब आता है जब ये बात सीने बसीने हो, हाव भाव के साथ हो। पर चलिए हम समझते हैं पीपीटी का एक अपना रोल है, एक प्रेजेंटेशन का रोल है कि आप फोकस होते हैं उन चीजों के विषय में जो मैं पढ़ा रहा हूं। आंखों से भी फोकस होते हैं। तो आइए आज हम वृत्तियों को समझते हैं। तो योग सूत्र ने कहा कि वृत्तिया पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। वृत्ति पांच प्रकार की होती है जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। तो मैंने वृत्ति समझा दिया। और योग योग कहता है कि जब ये वृत्ति का निरोध हो जाना, वृत्तियों का नष्ट हो जाना, वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है। दो ही स्थिति आपकी हो सकती है, या तो आप वृत्ति के सारूप्य होंगे, वृत्ति की तरह होंगे, या दृष्टा होंगे। अभी आप लोग ध्यान करते हैं तो इस चीज को महसूस करते हैं। या तो आप सजग होते हैं या तो आप विचारों में होते हैं। यही दो स्थिति आती है कि नहीं आती? या तो आप सजग होते हो, सजगता खोती है, कि विचार आता है, विचार आता है कि आपकी सजगता खोती है। आप दो ही रूप में होती है। जब आपकी वृत्तियों का निरोध होता है तो योग सूत्र कहता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जाकर दृष्टा अपने स्वरूप में होता है, तब आप रियली रियल होते हो। जैसे अभी श्रीनिवास जी ने पूछा कि क्या रियल है क्या अनरियल। आप रियल में ही तब होते हो जब आप दृष्टा होते हो, आप वास्तविकता में होते हो। नहीं तो क्या? उसके बाद अगला सूत्र कहता है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। आप वृत्ति जैसे हो जाते हो, जैसा वृत्ति आप वैसे हो जाते हो। या तो आप दृष्टा हो, जो आप रियली रियल हो, स्वस्वरूप में हो,
या तो आप वृत्ति बन जाते हो, या तो आप विचार बन जाते हो, अपने आप को खो देते हो। या तो आप दृष्टा होते हो, नहीं तो आप विचार बन जाते हो, आप वृत्ति बन जाते हो। अब इन दोनों में आपको चुनाव करना है कि आपको करना क्या है। तो कहोगे गुरुजी चुनाव है कहां? चुनाव है कहां? प्रयास करते हैं कि हम सजग हो जाए, दृष्टा बन जाए। वो प्रयास थोड़ी बहुत सफल होती मालूम सी होती भी है, तब तक कि विचार ले जाता है, विचार अपने रंग में रंग देता है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को मनोनिग्रह की टेक्निक्स बताता रहूंगा, मैं और भी आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा। पर हम ये समझ लें कि वृत्तियां क्या है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, 5 प्रकार की वृत्ति है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगर हम इन वृत्तियों को अगर ठीक से देखें तो सबसे पहला आता है प्रमाण। प्रमाण वृत्ति क्या होता है? प्रमाण नहीं क्या, प्रमाण वृत्ति कहते हैं राइट नॉलेज को। देखो, ये 5 प्रकार के नॉलेज है, ये जो वृत्तियां है ना, ये 5 प्रकार का बोध है, ज्ञान है जो आप महसूस करते हो। याद रखना, वृत्ति मतलब विचार नहीं होता है। वृत्ति मतलब वृत्ति थॉट नहीं है। थॉट, विचार जो है वो मन का विचरना को विचार कहते हैं। वृत्ति क्या है? वृत्ति है चित्त का विषय, मन का विषय नहीं है। विचार मन का विषय है। समझना बच्चों, इसको ध्यान से समझना। जब मैं विचार बोलूं तो ये मन का विषय है, और जब मैं वृत्ति बोल रहा हूं तो ये चेतना का विषय है। चेतना का क्या काम है? बोध होना, कॉग्निफाइंग। आप रिकॉग्नाइज करते हो चीजों को, कॉग्निफाई करते हो। यहां पे कॉग्निटिव ब्रेन यूज होता है। आप किसी को पहचानते हो कि ये कप है, ये कप है, ठीक है। आप कप के शेप से कप को जाने, यहां पे चेतना का काम है। दिस इज व्हाट द कॉन्शियसनेस इज। यू आर कॉन्शियस अबाउट द सब्जेक्ट यू आर लुकिंग एट, यू आर कॉन्शियस अबाउट द ऑब्जेक्ट यू आर लुकिंग एट। तो जब हम कह रहे हैं वृत्तियां, तो ये वृत्तियां विचार नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी कॉग्निफिकेशन, जो जिस हमारी जो पहचानने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, जो बोध करने की शक्ति है, वो 5 प्रकार की है। हम 5 प्रकार से जान पाते हैं किसी चीज को। कैसे कैसे जानते हो? राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनरी नॉलेज, एब्सेंस ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ द पास्ट। यानी हमें 5 प्रकार का बोध होता है। 5 प्रकार से हम किसी भी चीज को जानते हैं। किसी भी चीज को जानने के लिए उसके प्रति जब हम होश डेवलप करते हैं, बोध डेवलप करते हैं, तो 5 तरीके से करते हैं। हम अगर इस कप को कप ही देख रहे हैं तो ये राइट नॉलेज है, इसको बोलते हैं प्रमाण। ये राइट नॉलेज है, हम इस कप को कप ही देख रहे हैं। अगर इस कप को आप बिल्ली देख रहे हैं, चूहा देख रहे हैं, तोता देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे विपर्य है। आप गलत देख रहे हैं, आपकी जो चेतना है वो विपर्य है। बोध तो तब भी हो रहा है, तो बोध तब भी हो रहा है। आप जब आप कप को बिल्ली देख रहे हैं, कप की जगह कप को आप बिल्ली, आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, तो समझ में तो तब भी आ रहा है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो बिल्ली आ रहा है जबकि है कप, तो उसको बोलते हैं विपर्य है। विकल्प मतलब इमेजिनरी नॉलेज। आपने कुछ भी इमेजिन कर दिया, उसका सच्चाई से कोई सच या गलत है, राइट नॉलेज या रॉन्ग नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। इमेजिनरी नॉलेज, कुछ भी इमेजिन कर दिया। निद्रा क्या? नॉलेज ऑफ एब्सेंस, किसी चीज का अभाव का नॉलेज होना। अब आपके बगल में कोई शेर चीता बैठा है क्या? आपके बगल में कोई पेड़ या कोई नदी है क्या? हिमालय पर्वत है कि नहीं है ना? और आपको ये बात पता है ना कि नहीं है,
तो किसी चीज के अभाव का ज्ञान होना, कोई चीज की एब्सेंस का नॉलेज होना, उसको निद्रा कहा जाता है। और नॉलेज ऑफ द पास्ट, जो बीत गई बात जो आपकी स्मृति में है, उसको स्मृति कहते हैं। तो नॉलेज यानी किसी चीज को जानने के 5 तरीके हैं। चाहे वो आप किसी चीज को सही जाने, प्रमाण, विपर्य, जो चीज नहीं है हम उसी चीज को, यानी कप को आप बिल्ली देख रहे हैं, मोबाइल को एक बॉक्स देख रहे हैं, बैग को कपड़ा देख रहे हैं, वो विपर्य, रॉन्ग नॉलेज। आपका बोध जो है वो गलत रूप में। इमेजिनरी नॉलेज इज विकल्प, वो इमेजिनरी नॉलेज। और नॉलेज ऑफ एब्सेंस या निद्रा बहुत समझ लेने जैसी विषय है। निद्रा वो तामसिक तंद्रा का स्टेट नहीं बता रहा हूं जब आप सो रहे होते, उस निद्रा को यहां पे निद्रा नहीं कहा गया। निद्रा गहरी बात है। निध धातु से बना निद्रा। निद्रा समझने जैसी विषय है। एब्सेंस, जैसे आप कहते हो कि मैं आज बहुत अच्छे से सोया, बहुत अच्छी नींद आई। व्यास भाष्य में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसको पता, कैसे पता चला आपको आप अच्छी नींद सोए? आप तो सो रहे थे। क्या निद्रा एक कंप्लीटली अनकॉन्शियस स्टेट है? नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अच्छे से सोए। आपको कैसे पता जब आप सो ही गए थे? आपका सोना बेहोशी नहीं है। इट इज नॉट अनकॉन्शियस स्टेट, ये अचेतन स्थिति नहीं है। क्योंकि निद्रा में आपको पता है कि आप अच्छे से सोए। घर में इतना हंगामा हुआ, आपको कुछ पता नहीं चला। आपको कुछ न पता चलने का भी पता चला। आपको कुछ न पता चलने का पता चला। यू आर अवेयर ऑफ योर नॉलेज ऑफ एब्सेंस। आ रही बात? समझ में नहीं आ रही है? किसी को कोई प्रश्न पूछना है पूछ लो। और स्मृति, गुरुजी एक सवाल है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल पूछें। गुरुजी, विपर्य और विकल्प दोनों में ही एन एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, तो इनको नहीं क्यों सेपरेट कैटेगरीज में रखा गया वेट है? वेट नहीं नहीं वेट 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 नहीं नहीं नहीं, ये एक नहीं है मेरे भाई। देखो, विपर्य भी आपको एहसास करा रहा है कि ये बिल्ली, आप इस मोबाइल को एक एक डब्बा समझ रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम डब्बा जब समझ रहे हैं तो उसको हम डब्बा ही समझ रहे हैं। मतलब मुझे वो डब्बा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। आप सपना देख रहे हैं, सपने में एक शेर आपको दौड़ा रहा है। एट दैट टाइम व्हेन यू आर ड्रीमिंग अ लायन, दैट टाइम, दैट मोमेंट, वो तो शेर था ना, वो शेर उस वक्त था। अगर उस वक्त आपके चेहरे पर बहुत सारे यंत्र लगा दिए जाए, सेंसिटिव यंत्र लगा दिए जाए, तो पता लगता है कि आपकी आंखें आरईएम बहुत रैपिड मूवमेंट कर रही है, आप हाफ रहे हैं, थक रहे हैं। आपकी स्किन, एक स्किन गैल्वेनोमीटर होता है, वो बहुत सारे तार आपकी बॉडी में चिपकाते हैं, आपकी स्किन सेंसेस को ली जाती है। आपके जैसे जैसे सपने होते हैं, स्किन उसका रिएक्ट करता है। स्किन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है, फैलता है। एक स्किन जो है रिएक्शन देता है। इसको स्किन गैल्वेनोमीटर कहते हैं। हम लोग बहुत सारे स्लीप पे रिसर्च जब करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। आप जब सोते वक्त शेर को देख रहे थे, उस वक्त थोड़ी ना पता था कि आप सो रहे हैं। आपको पता थोड़ी था ये आप सो रहे हैं। जब आप एक कप को बिल्ली देख लेते हैं, एक मोबाइल को डब्बा देख लेते हैं, तो आपको थोड़ी पता है कि हम गलत देख रहे हैं। आप, हम इमेजिन कर रहे हैं कुछ भी। आपको तो लग रहा है कि हम ये चीज देख रहे हैं वो यही है। आ रही बात समझ में? जो विकल्प है वो समथिंग इमेजिनरी है। आपको पता है कि आप कल्पना कर रहे हैं।
विपर्यय और विकल्प में यही अंतर है कि विकल्प में आपको पता है कि आप कल्पना कर रहे हैं, दिस इज इमेजिनरी नॉलेज, आप इमेजिन कर रहे हैं कल मैं धन्ना सेठ बन जाऊंगा, कल मैं अंतरिक्ष की यात्रा करूं, आपको पता है कि आप कल्पना कर रहे हो, आप कर नहीं रहे हो। लेकिन विपर्यय में ये पता नहीं होता कि दिस इज रॉन्ग नॉलेज, उसको तो आप मान रहे हो कि ये सही है, ऑल्दो वो गलत होता है, लेकिन मान तो आप सही रहे हो उसको, आप उसको जान तो सही रहे हो, आपका बोध तो कह रहा है कि वो सही है। तो गुरु जी फिर इसका मतलब विपर्य में वी बिलीव इन इट, और विकल्प में हम जान रहे हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं, ये यस फर्क है यस, दोनों में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। क्योंकि ओके। क्योंकि जब हम विपर्य के स्टेट में होते हैं तो हमें लगता यही है कि ये राइट नॉलेज है, अच्छा। हमें लगता यही है, उस वक्त नहीं लगता है कि ये रॉन्ग नॉलेज है, उस वक्त यही लगता है कि राइट नॉलेज है। ठीक। ठीक है। ठीक, वो धन्यवाद तो गुरु। में कोई बता दे, आप सो के उठेंगे तब पता चलेगा अरे यार मैं तो सो रहा था, ये कोई शेर वेर नहीं था, मैं तो सो रहा था, वो तो बाद में आपको पता लगता है कि वो विपर्य था, लेकिन दैट मोमेंट वो विपर्य तो नहीं था। ठीक है। गुरुजी, एक और क्वेश्चन। धन्यवाद। हाँ हाँ, पूछे पूछे पूछे। व्हाट अबाउट you know positive imagination, be positive, or like the book like The Secret, ऐसा मैं imagine करो वैसा ही होगा. What do you say about that? Listen, dear, I am little against of this book, The Secret. I am not in favor of it. I many time personally and in the groups also, I make many flaws, many contradictions about this way of motivation. That if you believe in everything, if you believe in something, if you really want to get something with your full force, with your full heart, then that will come. I think this philosophy has some problems, some gaps, some misunderstandings. So I not consider this book, The Secret, as a good book, as a really good book. And now I see many motivators are coming in YouTube and other. From last 20 years, I seen many people talk in a very positive about this thought, and it is because it is very nice to hear. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ना भाई, कि आप जिस चीज को दिल से चाह लो, पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए प्रयास करे, सुनने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है। तो ये जितने मोटिवेटर्स है, इसी का वो रोजी रोटी है उनका ना, उनका अपना धंधा चलता है, अपना कहानी चलता है उनका। पर ये वास्तव में ऐसा नहीं है, वरना इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता। गरीबी दुनिया में इस हद तक है कि लोग दो रोटी पाने के लिए चोरी, डकैती, हत्या तक कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत लालची हो जाएंगे, तो आप बहुत लोभी हो जाए, बहुत लालची हो जाए तो आपको अथाह धन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। रोज पैसा 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 करेंगे तो हो सकता है कि आप लालची हो जाए, लोभी हो जाए, लेकिन आपको पैसा मिल ही जाएगा, इसके लिए ये आवश्यक नहीं है। इसलिए पहली बात तो मैं इस थॉट के विरोध में हूं कि कोई चीज को बहुत बार सोचो, बार बार सोचो, ऊंचा सोचो, गहरे में सोचो तो वो बात हो जाती है। रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें ग्लिच है, थोड़ी कहानी है। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, यहां पर हम उस बात को आप लोग के सामने रखते हैं। सत्य क्या है, जो बहुत लोग बोले या जो बहुत ऊंची आवाज में बोली जाए? अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो सत्य है, या हम चिल्ला चिल्ला करके आपको दम डोमिनेट करके दबा के बोले तो मान जाए यही सत्य है, तो क्या सत्य इससे प्रूव हो जाता है? क्या वो सत्य बन जाता है? इन दोनों में से क्या लगता है आपको, कौन सा सत्य है? जो बहुत सारे लोग बोलते हैं वो सत्य है, या डोमिनेंट आवाज, ऊंची आवाज सत्य है? आपको क्या लगता है, आप में से कोई बताए? दोनों ही नहीं गुरु जी। एग्जैक्टली, दोनों ही नहीं है, एग्जैक्टली। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दोनों ही नहीं है, सत्य बिल्कुल अलग है इससे।
आप चाहे ऊंची आवाज में बोले, चाहे बहुत लोग उसको बोले, बार बार चाहे आप उसको बोलते रहो, रिपीट एंड रिपीट बोलते रहो, उससे कोई असत्य जो है सत्य नहीं बदल जाएगा। ये जो दी सेक्रेट ने जो एक अफवाह फैला दी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया पागलों की तरह, और हमें तो लगता है ये दी सेक्रेट जो जिन्होंने भी लिखा है, ये लोग कैपिटलिज्म के फॉलोअर्स हैं। कैपिटलिज्म भी तो इसी यही काम कर रहा है। आप सोच के देखो, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिज्म? दर्शन क्या है ये पूंजीवाद का? आपके अंदर में इच्छाएं पैदा करना, ताकि बाजार बना रह सके। आपकी इच्छा होगी खरीदने की तो बाजार बना रहेगा। ये आपकी इच्छाएं बढ़ा रहे हैं। आप बहुत धन को चाहो, धन मिल जाएगा, नहीं होता है ऐसा। तो तो हमारा ये विषय नहीं है आज। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक से डिस्टॉपिक हो गया, पर ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं 2-3 मिनट और इस पे बोल दूं चलने से पहले, इस पे और मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि ये विषय बहुतों को छूता है। आपको हर रोज ऐसे मोटिवेटर्स आपको यूट्यूब पे बोलते मिल जाएंगे। इसको शाश्वत सत्य मान लिया गया इस सूत्रों को, जबकि ये सूत्र गलत है। आप अग्नि में हविष डालते हो, हवन डालते हो, तो अग्नि बढ़ता है कि घटता है? अग्नि बढ़ता है। आप अपने अंदर काम वासना के थॉट्स लाएंगे तो काम वासना बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अपने अंदर लालच की प्रवृत्ति के लिए खूब पैसा पैसा करेंगे तो लोभ लालच बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सामान्य से सूत्र हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन चूंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। ओह क्या शानदार शब्द, सुनने में मजा आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमसे पैसों के बारे में कहेंगे, पूछेंगे, ये प्रश्न उठता है कि आप किस विषय में पूछ रहे हैं। आप धन के विषय में पूछेंगे, ऐश्वर्य के विषय में पूछेंगे, तो हम कहेंगे कि मां लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए विष्णु बनना पड़ता है। यू हैव टू बी अ विष्णु टू गेट द लक्ष्मी। यही सूत्र है, और ये सनातन सूत्र है। आपको लक्ष्मीपति होने के लिए विष्णु की अवधारणा करनी होगी। आप बिना विष्णु भी, किसी ने कोई ऐसा छल कपट करके, यूं वो करके, इधर उधर करके आपने धन पा भी लिया, तिकड़म लगा करके आपने धन पा भी लिया, तो मां लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के आती है। देखो, मां लक्ष्मी दो तरीके से प्रकट होती है, ठीक है? एक लक्ष्मी जो है वो कमल पे बैठ के दर्शन करती है, और एक होता है उल्लू पे सवार होके आती है। तो जब उल्लू पे सवार होके आती है तो आप छल कपट से धन तो इकट्ठे कर लेते हो, लेकिन अगर आप उसको डिजर्व नहीं करते हो तो वो नष्ट हो जाती है। तो ये आपको समझना होगा। हाँ, पूछे। चाणक्य वाला टॉपिक रह गया। वो जो बोल रहे थे कि सभी मिलकर जो बोलते हैं वो सच है ना, डोमिनेट आवाज सच है। हाँ, वही तो मैंने कहा कि ना जोर से चिल्ला के बोला जाए वो सत्य है, ना तो बहुत लोग बोले वो सत्य है, ना तो बार बार बोला जाए वो सत्य है। सत्य इन सब में से कुछ भी नहीं है। तो सच एक तो रहेगी ना सर। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने इच्छा से, अपने इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से असत्य को सत्य नहीं बना सकते। मेरी बात समझे, जो सत्य है वो सत्य है, और जो असत्य है वो असत्य है। आप कुछ भी करके असत्य को सत्य में नहीं बदल सकते, सत्य को असत्य में नहीं बदल सकते। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब था, जो सत्य है वो सत्य है। आप कितना भी मैनिपुलेट कर ले, सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं,
आप स्वयं को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इससे भी सत्य असत्य में नहीं बदल सकता। ठीक बात है कि नहीं? ओके सर। निखिल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम गुरुजी, एकता बोल रही थी। हाँ हाँ, एकता बोले। गुरुजी, उसमें एक चीज और दिखाई थी, मतलब नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल बट रिलेटेड टू हेल्थ, की अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, मतलब आप अपनी बॉडी से बात करते हो कि वो ठीक हो जाए, तो इट वर्क्स, तो उस केस में मैनिफेस्टेशन सही है क्या? वेट वेट, हाँ, यहां पे बात अलग है। जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, आप प्रकृति से कन्वर्सेशन करें, एक पेड़ पौधे से कन्वर्सेशन करें, अपने शरीर से कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, और ये आप बातचीत कर सकते हैं। ऊर्जा का लेन देन होता है। मैं तो ऊर्जा के लेन देन पर काफी लेक्चर करता हूं। ऊर्जा का लेन देन होता है। आप पेड़ों से बात कर सकते हो। पेड़ों को गालियां देकर पेड़ों को मुरझाया जा सकता है। वो कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। दिस इज अ रियल ट्रांसैक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लेन देन हो रहे हैं। जब आप अच्छा बात बोलते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी समझ देते हैं, तो एनर्जी का लेन देन होता है। इसको अब समय नहीं, मैं कल बहुत अच्छी जगह पे मैं अपनी चर्चा रोक रहा हूं। एनर्जी, याद रखना, एनर्जी का लेन देन रियल ट्रांसैक्शन है, कल्पना नहीं है। मैं योग सूत्र के आधार पर कल्पना पढ़ाऊंगा, जिसमें कहा जाता है कि वो वस्तु शून्य है। मैं इस चीज को जब इमेजिनेशन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि वस्तु शून्य का अर्थ क्या होता है। इसको पतंजलि ने वस्तु शून्य कहा। क्यों कहा वस्तु शून्य? हम जब ट्रांसैक्शन, एनर्जी ट्रांसैक्शन करते हैं, तो वो रियल ट्रांसैक्शन है, वो इमेजिनेशन नहीं है। जब आप अपने शरीर को कह रहे हो कि भाई तू स्वस्थ हो जा, हम चिंता कर सकते हैं कि हम बहुत बीमार हो जाएंगे, बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे, मुझे बहुत मुश्किलें होंगी, मुझे बहुत मुश्किलें होंगी। आपका बॉडी अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। आपकी बॉडी अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। और जब आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं बस अभी स्वस्थ हुआ, तो आपकी एनर्जी, आपके हार्मोन्स अलग तरह से फंक्शन करते हैं। तो ये जो ट्रांसैक्शन है एनर्जी का, चाहे आपकी बॉडी की हार्मोनल सेंस हो, और आप बॉडी क्यों, मैं तो पेड़ की बात करता हूं। आप पेड़ से, आपके आपके घर में कोई पौधा है तो पौधे से बात करके देखो, तारीफें करो खूब, पौधे की खूब तारीफ करो। रोज कहो, बात तुम्हारे पत्ते तो बहुत अच्छे हैं, तुम तो यार बहुत बड़े सुंदर लग रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। खूब प्यार से, दुलार से आप उसे देखें, बात करने की कोशिश करें। पेड़ आपकी बात सुनेगा, आपकी बात समझता है। वो कब कैसे रिएक्ट करेगा, वो पेड़ के अपने अपने गुण है। कुछ पेड़ जल्दी सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम सेंसिटिव होते हैं। पर सेंसिटिव तो सब होते हैं, सारे सारे जानवर होते हैं। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, उन कुत्ते बिल्ली से भी आप हिंदी में बात करके देखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो ये बातचीत है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे ग्लिच क्या था, उस दी सेक्रेट में ग्लिच क्या था? दी सेक्रेट में जो जो प्रॉब्लम बताई जा रही थी, वहां पे प्रॉब्लम क्या था? इट when it is talking about the correspondence of a transaction of energy, I have no problem, ये होता है। लेकिन अगर आप कोई फॉल्स इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में घट जाए। आपका जीवन के साथ साथ आपका प्रारब्ध जुड़ा है। आप क्या डिजर्व करते हैं, आपके अंदर में क्या फेनोमेना है, वो उससे संबंधित बातें होती है। देखो, विष्णु के 4 हाथ हैं, जिसमें कि शंख है, चक्र है, गदा है, और एक अभय मुद्रा है। ये चारों बातें बताता है कि आप लक्ष्मीपति कैसे हो सकते हैं। ये बातें बताता है कि हाउ हाउ कैन यू होल्ड द वेल्थ, ऐश्वर्य को कैसे आप पा सकते हैं। ये चारों बातें बताता है, ये सिंबॉलिकली बताता है।
आपको लगता है कि हम बहुत धन की इच्छा करने से हम उसके लिए डिजर्व भी हो जाते हैं? नहीं, उसको डिजर्व करने के लिए आपको लर्निंग, आपके अंदर में वो कौशल, आपके अंदर में वो कला जो बहुत प्रयत्न और कठोर परिश्रम के साथ होता है, वो करना पड़ता है। मैंने बथेरे ऐसे लोग को देखे हैं जो कल्पनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, खूब डूब के करते हैं, दिन रात देवा स्वप्न देखते रहते हैं, लेकिन आलस्य में पड़े रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन इनकी सोच इनके कर्म को नहीं बदल रही, इनकी आदतों को नहीं बदल रही है। सबसे बड़ा ग्लिच यही है कि क्या आप अपने आदतों को बदल पा रहे हैं? क्या बहुत सोचने से आपकी पूरी जो कायनात है, सो कॉल्ड कायनात, वो क्या आपकी आदत को बदल रही है? नहीं बदल रही है। आपकी जो लत लगी है वो लत छूट रही है? नहीं छूट रही है। उसके लिए तो आपको ट्रेनिंग करना होगा, उसके लिए तो आपको सीखना होगा, लर्निंग करना होगा। केवल मोटिवेशन, अगर ऐसा ही होता तो मोटिवेशन से दुनिया चल जाता। पर प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन आपको प्रेरित थोड़ी देर के लिए उकसा तो सकता है, आपके अंदर विचार तो उमगा सकता है, लेकिन वो सिस्टम नहीं बन सकता है। वो आपके तंत्र तंत्रिकाओं में परिवर्तन नहीं ला सकता, वो सिस्टम को नहीं बदल सकता। एक फुहारना तो लाएगा आपके अंदर में, एक संकल्प तो आएगी मोटिवेशन से, लेकिन वो संकल्प कभी भी शक्तिशाली नहीं बनेगी। उसके लिए सिस्टम को बदलना पड़ता है, उसके लिए तंत्र बदलना पड़ता है, और तंत्र बदलने के लिए सुदर्शन चक्र चाहिए। सुदर्शन चक्र तंत्र का प्रतीक है। वो लगातार घूम रहा है, लगातार श्रम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। लगातार कहते हैं ना, 66 दिन में आपके कोई भी संकल्प जो है वो जीवन में उतरती है, उसके लिए 66 डेज लगते हैं। ये मैंने अभी 2-3 सप्ताह पहले आप लोग को विस्तार में बताया था कि सिस्टम कैसे निर्मित होता है, हाउ टू डेवलप द सिस्टम। आपको सिस्टम बदलना होता है। आपके सोच लेने मात्र से आप सिर्फ सोच सकते हो, और ऐसे सोचने वाले बहुत सारे शेख चिल्ली आए और गए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले बहुत लोग आए और गए। मूल बात है कि आप इतने कर्मठ बनते हैं, आपके जीवन में सुदर्शन चक्र उत्पन्न होता है कि आप चीजों को नियमित, सिंसियरली, रेगुलरली, कॉन्सिस्टेंट होकर के करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी भी केवल मोटिवेशन से आ जाता है, तो नहीं आता है। उसके लिए आपको कर्मठता लानी होगी, प्रयास करने पड़ेंगे, लर्निंग करनी होगी। आपको अपने जो एक कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना होगा, तपस करना होगा। हमें ये बात सुनने में अच्छा इसलिए लगता है, दी सीक्रेट की बातें, कि अगर हम कह देते हैं कि आप पूरे दिल से सोच लो तो पूरी कायनात, तो वहां पर क्या मिसिंग है? वहां पे कर्मठता मिसिंग है। आलसी आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, बस सोचना ही तो है ना। जो आलसी आदमी है उनको क्या लग रहा है, अरे सोचना ही तो है। बैठे बैठे खूब सोच लेते हैं, खूब दिल से सोच लेते हैं, और दिल से सोचते ही रह जाते हैं। ना उनको दिल का पता चलता है, ना सोच का पता चलता है। वहां पे मिसिंग फैक्टर क्या है? मिसिंग फैक्टर है सिस्टम। आप सिस्टम कैसे डेवलप करोगे? और उसके लिए मोटिवेशन काम नहीं करता है, उसके लिए तपस्या काम करता है। उतरना पड़ेगा आपको, पैर बाहर निकालना पड़ेगा, चेयर से उठना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा, अविरति संशय का त्याग करना पड़ेगा। ये सारे ऑब्स्टिकल, बाधाएं जो कल मैंने बाधाएं बताई थी, उसका त्याग करना होगा, सेक्रीफाइसेस करने होंगे। वरना तो बड़ा सरल था।
कि बस विचार कर लें। ठीक बात है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? इस पे और भी हम लोग चर्चा करेंगे, और भी आप अपने मन में प्रश्न लाइए। हम लोग कल यहीं से बातें शुरू करेंगे और आगे और आपको बताएंगे इन वृत्तियों के बारे में। कल हो सकता है कि मैं अपने अभ्यास को और बेहतर बनाने की कुछ टेक्निक्स बताऊं कि आप अपने अभ्यास को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। टू बी बेटर एटलीस्ट 1%, टू बी बेटर 1%। अपने आप को और मजबूत और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, हम कल इस पे बात करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, खूब अपने मन और अपने श्वास के प्रति सजग बनिए, जीवन के वास्तविकता को देखिए, चेतना और उसके वृत्तियों को जानिए, क्लिष्टता और अक्लिष्टता को समझिए। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद सर।